सर आइडिया ये आया वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के हवाले से ये आइडिया आया। हमारा एक बाइकर्स ग्रुप है एलिगेंट बाइकर्स। बाइक्स पे हम टूर्स करते थे, तो जो सामान की मूवमेंट और उसके जो हर्डल्स आई, उन्होंने मजबूर किया बेसिकली कि हम एक ऐसी गाड़ी बनाएं जिसमें हर टाइम सामान अपनी जगह पे मौजूद रहे। डिज़ाइन सारा मेरा अपना है, 70 to 80% काम मेरे अपने हाथ का है। कुछ चीज़ें जिनके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो मैंने उन एक्सपर्ट्स को ढूँढा और उनसे अपने डिज़ाइन के मुताबिक चीज़ें जो है ना वो बनवा के इसमें। और इसमें खर्चा कितना हुआ? खर्चा तकरीबन जो है वो 5 मिलियन के आसपास। 50 लाख रुपए। और इसमें मतलब 50 लाख में सिर्फ गाड़ी नहीं तैयार हुई, ये गाड़ी प्लस ये सारी मॉडिफिकेशन और इसके अंदर जो 20 बंदों के सोने का, खाने का, पीने का सामान है, ये उस तमाम की कॉस्ट में तकरीबन 9 बंदे गाड़ी के अपने सेटअप में आते हैं। अगर आप दिखा सकें तो ये 6 बंदे ऊपर कैंपर में आते हैं, 3 बंदे गाड़ी की बॉडी के अंदर आते हैं और 11 से 12 बंदे अगर मज़ीद हों, उनके लिए स्लीपिंग बैग और कैंपिंग सेटअप वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक दा कोई मुल नहीं, और इस्लामाबाद के एक नौजवान अवैस राठौर ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। ये है तो सीधा साधा एक कश्मीरी, लेकिन पूरे पाकिस्तानी। इन्होंने 50 लाख रुपए लगा के एक कैंपर वैन तैयार की है जिसमें 20 लोगों की गुंजाइश है, और इसके मकासद बहुत सारे हैं। इतने ज्यादा मकासद हैं कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक शख्स सियाहत से भी मोहब्बत करता है, अपने इलाके से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और कश्मीरी होने के बावजूद जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक सीधे साधे कश्मीरी ने पैगाम दिया कि नहीं, हम आधे कश्मीरी और पूरे पाकिस्तानी हैं। ये कहानी शुरू कैसे होती है, ये उमरू अयार की जो जंबील इन्होंने बना दी है, इसका आइडिया कैसे आया, इसमें सामान कितना आता है, लोग कितने आते हैं, और ये गाड़ी अब तक किन इलाकों का सफर कर चुकी है, अवैस राठौर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मुझे इस अजूबे के बारे में बताइएगा, आइडिया कैसे आया और ये कैसे बना डाला आपने? सर आइडिया ये आया वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के हवाले से ये आइडिया आया। हमारा एक बाइकर्स ग्रुप है एलिगेंट बाइकर्स। बाइक्स पे हम टूर्स करते थे, तो जो सामान की मूवमेंट और उसके जो हर्डल्स आई, उन्होंने मजबूर किया बेसिकली कि हम एक ऐसी गाड़ी बनाएं जिसमें हर टाइम सामान अपनी जगह पे मौजूद रहे, और जब भी हमारी नीयत हो तो सिर्फ गाड़ी को सलफ दें और हम अपने जो शौक़ है उसकी तरफ निकलें। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इस गाड़ी को कहते क्या है, और ये क्या आपने खुद मॉडिफाई की है, कहीं से मंगवाई है, ये कहाँ से गाड़ी आई? सर ये डिज़ाइन सारा मेरा अपना है, 70 to 80% काम मेरे अपने हाथ का है। कुछ चीज़ें जिनके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो मैंने उन एक्सपर्ट्स को ढूंढा और उनसे अपने डिज़ाइन के मुताबिक चीज़ें जो है ना वो बनवा के इसमें फिट की। अच्छा अवैस भी ये बताएं, आपने ये गाड़ी जब ली तो ये किस कंडीशन में थी, और उसके बाद इस पर कितना खर्चा, कितना वक्त लगा, और ये गाड़ी इस हालत में आ गई? सर ये गाड़ी ऑक्शन की गाड़ी है बेसिकली। ऑक्शन में स्क्रैप में गाड़ी आती है। सबसे पहले तो ये गाड़ी पूरी रिकंडीशन हुई, 0 मीटर आप समझे एक गाड़ी तैयार हुई। उसके ऊपर फिर जो इसकी कैंपर की कन्वर्जन है, ये फिर सारी मैंने खुद की, और इस सारे प्रोसेस में गाड़ी समेत पेपर वर्क और हर चीज़ करके तकरीबन 2 महीने का टाइम लगा। 1 महीना गाड़ी पे और 1 महीना गाड़ी के ऊपर जो सेटअप है वो। और इसमें खर्चा कितना हुआ? खर्चा तकरीबन जो है वो 5 मिलियन के आसपास। 50 लाख रुपए। जी, और इसमें मतलब 50 लाख में सिर्फ गाड़ी नहीं तैयार हुई, ये गाड़ी प्लस ये सारी मॉडिफिकेशन और इसके अंदर जो 20 बंदों के सोने का, खाने का, पीने का सामान है, ये उस तमाम की कॉस्ट में आता है। अच्छा, मकासद पे हम लाजमी आते हैं, क्योंकि आपने जितनी चीज़ें मुझे बताई हैं ना, मैं बड़ा मेरा शौक है और मेरा दिल कह रहा है कि आवाम भी जाने। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उमरू अयार की इस जंबील में क्या क्या सामान आता है? सर जी, जैसे मैंने बताया कि 20 बंदों के सोने का जो सेटअप है वो इसमें मौजूद है। तकरीबन 9 बंदे गाड़ी के अपने सेटअप में आते हैं। अगर आप दिखा सकें तो ये 6 बंदे ऊपर कैंपर में आते हैं, 3 बंदे गाड़ी की बॉडी के अंदर आते हैं, और 11 से 12 बंदे अगर मज़ीद हों तो उनके लिए स्लीपिंग बैग और कैंपिंग सेटअप वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा कैंपिंग जो फर्नीचर होता है, तकरीबन 12 बंदों के बैठने की जगह, 3 टेबल्स, 2 कैंपिंग बेड्स
ठीक है। इस तरह से रिलेटेड जितना सामान है वो हमारे पास होता है। होम थिएटर, इंटरकॉम, क्योंकि बाज़ जगहों पे हम जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल सर्विसेज नहीं होती, तो आपके जो वायरलेस सेट होते हैं जंगलों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वो हो गया। जानवरों से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिक रॉड्स होते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको घर में सहूलत मौजूद हो, और या जो कैंपिंग के दौरान आपको एक फैसिलिटी चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए और एंटरटेन करने के लिए। अच्छा, आपने जितनी चीज़ें बताई हैं मुझे ये लग रहा है हेलीपैड के अलावा इसके अंदर सारी की चीज़ें मौजूद जी, हेलीपैड इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये उड़ नहीं सकता। हैं। ठीक है। ठीक है, ये चल सकता है, तो चलने के हवाले से हर चीज़ जो है इसमें मौजूद है। ओके, अवैस भाई ये बताइएगा कि अब तक ये जो गाड़ी है किन इलाकों का सफर कर चुकी है, और दरअसल जो मकसद था मेन, वो जरा मकसद एलैबोरेट करें। ये मकसद क्या था इतना खर्चा करने के पीछे और इस गाड़ी पे इतनी मेहनत करने के पीछे? तो इसका मकसद कह लें या इतना खर्चा करने की बात कह लें, तो उसमें सिंपल आंसर तो है शौक। ठीक है, आपको जब शौक होता है तो फिर विदाउट रीज़न भी आप ये काम करते हैं, लेकिन मेरे पास इसकी मल्टीपल रीजनिंग भी थी, टूरिज़म एक्टिविटीज़ भी थी। फिर हम आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाके हवेली से हमारा तल्लुक़ है, और बुज़ुर्गों के साथ हमें आना जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी कोई एक ऐसी कंफर्टेबल व्हीकल मुझे चाहिए थी कि जिसमें जो बुज़ुर्ग हैं जो बैठ नहीं सकते, तो उनको हम लेटा के किसी भी खुशी गमी में पहुँचा सकें। तो ये तो इसका था मकसद। बाकी इस पे कश्मीर तकरीबन सारा मैं इस पे जा चुका हूँ। इसी एक साल में नीलम के तकरीबन 6 से 7 ट्रिप्स मैंने लगाए हैं। इवन जब मोदी साहब ने ऐलान किया कि हमारी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कि वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं, तो उसी वीक में मैंने सारे अड्डे वो विज़िट किए और लोगों को पैगाम दिया कि ये टूरिज़म स्पेसेस हैं, ये इनका दहशतगर्दी या किसी भी इवन लीगल मिलिट्री बेसिस या उनसे भी कोई तल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ घूमने की जगह। ये सिर्फ घूमने की जगह है। जो मोदी का जो प्रोपेगेंडा है उसको जो है ना निगेट किया। फिर जब जंग ख़त्म हो गई तो आज़ाद कश्मीर का टूरिज़म जो है वो काफ़ी सिसक रहा था, तो फिर नीलम का एक मैंने टूर किया ईद से पहले, ताकि लोगों को उन LOC पॉइंट्स पे जाके बताया जा सके कि अमन कायम हो चुका है, और ईद के ऊपर आप लोगों ने अपना रुख जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ करा। ठीक है। अच्छा, अवैस भी इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे अशार, बहुत सारे मिसरे लिखे हुए हैं, ये इनके पीछे क्या कहानी? इनके पीछे सर ये कहानी है कि ओवरऑल पाकिस्तान में और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में एक नज़रियाती इंतशार को जो है ना बहुत हवा मिल रही है। एंटी पाकिस्तान जो सेंटीमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रमोट करते हैं, और जो आम लोग हैं वो डिफरेंट किस्म की कन्फ्यूजन्स का शिकार हो रहे हैं, और एंटी पाकिस्तान जो एक सेंटीमेंट्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्शन की चीज़ है, जहाँ से ये गुजरती है लोग इसको देखते हैं, जहाँ पे हम इसको जाके ठहराते हैं लोग आके पूछते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल से डिफरेंट एक आप चीज़ है, तो लोग इसको मतलब एज ए अट्रैक्शन इसको देखते हैं। तो मुझे ये लगा कि जब लोग इसको देखते हैं तो इस पर कोई ऐसा पैगाम होना चाहिए कि जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन आज की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से फिर जो मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, जो आज़ाद कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ हमारी मोहब्बत है, और जो एक उम्मत वाला कंसेप्ट है, वो चीज़ को मैंने इसके ऊपर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, और उसको इतनी कम जगह के ऊपर कम अशार में लिखने का मुझे जो तरीका समझ में आया, वो सैयद अली गिलानी साहब मरहूम जो हैं उनकी एक तकरीर थी। उस तकरीर के चंद जुमले मैंने इस पे लिखे, जो मुझे लगा कि वो A से लेके Z तक कश्मीरियों की और पाकिस्तान की जो आपसी मोहब्बत है उसको उससे अच्छा बयान नहीं किया जा सकता। तो मैंने उन्हीं अशार को या उन्हीं तकरीर के जुमलों को इसके ऊपर लिखा है, और मैंने उसमें अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं। अच्छा, मुझे अगर हम इस गाड़ी के मॉडल की बात करें, इंजन की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, तो ये इंजन कौन सा है, मॉडल कौन सा है, और इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई है, मैं देख रहा हूँ जो हाथ है ना वो बड़े कोई कारीगर हाथ है, किसने मॉडिफिकेशन की? सर जी, जो इसका कैंपर की कन्वर्जन है उसमें तो आप कह सकते हैं कि 80% मेरा ही हाथ है। जो गाड़ी की अपनी जेन्युइन पोजीशन है उसमें मैंने एक बोल्ट का भी चेंज नहीं किया। ये गाड़ी जेन्युइन इसी पोजीशन में मतलब होती है। 2003 मॉडल इसुज़ो 2.8 टर्बो इंजन के साथ ही आती है, ऑक्शन की गाड़ी है ये, और उसको मैंने उन्हीं बुनियादों पे रिकंडीशन कराया जो उसकी जेन्युइन पोजीशन है। इसमें मैंने गाड़ी की जो अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं उनमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है। ठीक है, सिवाय ये है कि जो वज़न उठाने के लिए इसके शॉक्स या पट्टे होते हैं उनको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, क्योंकि जो जेन्युइन गाड़ी आती है उसमें वज़न इतना उठाने का सेटअप मौजूद नहीं होता। बाकी इसके टायर हो गए, इसका इंजन हो गया, गेयर, किसी चीज़ में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। जो बाकी काम है जो गाड़ी की बॉडी के ऊपर जो आप कैंपर की कन्वर्जन कह सकते हैं वो सारा हमने किया। सर, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? क्या आप कोई इंजीनियर हैं? आपने इससे पहले कोई गाड़ी मॉडिफिकेशन जो है इसका कोई काम करते रहे? आपका बैकग्राउंड क्या है? देखें, गाड़ी मॉडिफिकेशन या ऑटो में तो मेरा कोई ख़ास इतना एक्सपीरियंस या पढ़ाई लिखाई नहीं है,
लेकिन मैं मास्टर्स किया हुआ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं एज अ पावर एक्सपर्ट, मेरे 10 से 12 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस है, जिसमें हमें मैकेनिकल जो साइड थी उसमें जनरेटर के इंजन वगैरह पे भी हमने काफ़ी काम किया। हालांकि वो हमारी फील्ड नहीं थी लेकिन हमने किया। तो उस हवाले से हमें जो गाड़ी की मैकेनिकल साइड है उसका और जो इलेक्ट्रिक साइड है ओवरऑल किसी भी आप डिपार्टमेंट का कह लें, उसमें जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक साइड है उसके तो हम वैसे ही एक्सपर्ट हैं, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस भी सिखा देता है। उसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की, तो ये सारी चीज़ों ने मिल के जो है ना मुझे ये मोटिवेशन दी कि मैं ये कर सकता हूँ, और अच्छा बुरा जैसा भी हो मैंने कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपके साथ जा रहा हूँ, मैं घर से सिर्फ कपड़े लेकर आया हूँ और मैंने 2 दिन रुकना है, मुझे ये गाड़ी क्या क्या सहूलत देगी, क्या क्या चीज़ मुझे इस गाड़ी से मिल सकती है? सर जी, जो चीज़ आप घर पे फील करते हैं, अगर हम रूटीन ज़रा सुबह से शुरू करते हैं, शाम तक जाते हैं, क्या क्या मिलेगा? देखें, जब हमारे साथ कोई भी टूर पे जाता है तो उसको स्लीपिंग फैसिलिटी इसमें मिलती है, 3 टाइम का खाना उसको मिलता है, और तमाम जो मशरूबात हैं हर चीज़ हम इसमें स्टोर करके लेके जाते हैं। रॉ मटेरियल मतलब अंडे हो गए, आपका सब्ज़ी हो गई, गोश्त हो गया, मतलब हर जो चीज़ आपको घर में आप खाने के लिए रख सकते हैं ना, वो हम इसमें जितने दिन का हम टूर कर रहे होते हैं उस हिसाब से हमने प्लान किया होता है कि हमें ये चीज़ इतनी इतनी मिकदार में चाहिए, उसके लिए इसमें स्पेस बनी हुई है। ठीक है, अंडे रखने के लिए अलहदा स्पेस है, गोश्त रखने के लिए अलहदा स्पेस है, दाल चावल रखने के लिए अलहदा स्पेस है, आटा रखने के लिए अलहदा स्पेस है। तो वो सारी उस हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई है। सिर्फ हमने वो क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि अगर मेरे साथ 10 बंदे जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो क्या मटीरियल रखना है, 20 बंदे जा रहे हैं 5 दिन के लिए, तो क्या मटीरियल रखना है। बाकी जो घर में आपको माँ के हाथ से मिलता है वो सारी चीज़ें इसमें भी मिलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी पहचान थी एक बाइकर्स गैंग, अचानक आप कैंपर वैन पे आ गए, नेक्स्ट क्या प्लान है? कोई हेलीकॉप्टर मॉडिफाई करेंगे? नहीं, इसी टूरिज़्म की प्रमोशन के हवाले से ही कुछ चीज़ें मेरा माइंड में हैं। जैसे ये कैंपर वैन मैंने बनाया है, ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो जो एक नेचुरल कैंपर होता है ये उससे कोई बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। ये बाइकर्स को ज़हन में रख के बनाया है। अब अगला प्रोजेक्ट मेरा ये है कि जो सिर्फ मेरे अपने लिए होगा, जो एक ऐसा कैंपर हो जिसमें फैमिली जो है वो रह सके, जिसका वॉशरूम अंदर फिट हो, जिसको साइड पे जाके खोलना ना पड़े। मतलब इससे मज़ीद मैं एक्सपर्टीज़ इसमें मज़ीद जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कश्मीर देख लिया, पाकिस्तान के इलाके देख लिए, अब क्या इस गाड़ी को आप अब्रॉड लेकर जाएंगे? पाकिस्तान और कश्मीर का जो बेहतर इमेज है वो दुनिया को दिखाएंगे, या अभी इसमें इतनी ताकत नहीं है? सर जी, इसमें तो बहुत ताकत है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुझे उसका बहुत ज़्यादा कोई पता नहीं है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि इतने पुराने मॉडल को वो अलाउ करते हैं इंटरनेशनली या नहीं करते, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश बहुत है कि बाइक पे या गाड़ी पे जिस तरह टूरिज़म हम पाकिस्तान में या कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में करते हैं, तो इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे जो हमारे मजहबी मकामात हैं, ईरान में हैं या सऊदीया में हैं या तुर्की का, मुझे बहुत शौक़ है कि वो उधर भी एक मुस्लिम का एक बहुत बड़ी तारीख़ आपके पास रखी हुई है जिसको जाके देखना चाहिए। तो ये कुछ इलाके हैं कि जिन पे मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मली तो हम टूरिज़म कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्हीकल पे, भले वो बाइक हो या कोई कैंपर टाइप चीज़ हो, उसमें मेरा शौक़ है। लेकिन अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को लेके जा सकता हूँ या मुझे उसके लिए कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। अच्छा, वैसे भी अब तक आपका इस गाड़ी के साथ तजर्बा कैसा रहा? कोई मसला पैदा हुआ? और जो लोग देखते हैं, आपकी फैमिली वाले, दोस्त, और जिन इलाकों में ये गाड़ी जाती है, उनके तासुरात क्या होते हैं? देखें, जो भी इसको देखता है तो वो एक तो खुश तो होता है, ज़ाहिर बात है, एक अनोखी चीज़ है। और नॉर्मली लोग ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई बना नहीं सकता। बेसिकली ये है कि आप ये शौक़ के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये मैं बनाऊंगा और इससे मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा और हर बंदा मुझसे ये ख़रीदेगा। तो जो भी इसको देखता है वो बहुत खुश होता है, तारीफ़ करता है कि आपने एक मतलब स्टेप लिया। बेशक अपनी ज़ात ही के लिए आप इसको कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपने एक स्टेप लिया अपनी खुशी के लिए, तो वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अवैस भाई, आखिरी सवाल, यहाँ पे जो झंडे लगे हैं और जो मिसरे लगे हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि कश्मीरी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे आप बताइएगा बतौर कश्मीरी, अभी जो हालात थे, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, एक कश्मीरी पाकिस्तान को लेके क्या जज्बात रखता है और उसकी वाबस्तगी कैसी है, और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? देखें, 19-20 माशरे में जो सोच की चेंजिंग है वो चलती रहती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता दूंगा। 1 अगस्त 1947 में महाराजा को मोटिवेट करने के लिए गांधी जी को भेजा गया था जम्मू कश्मीर, और वो ये हमारे कोहाले वाले रास्ते से गए थे श्रीनगर। तो रास्ते में लाखों लोगों ने उनका घेराव किया था, उनको रोका था और ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो कुपवाड़े के करीब वो तंग आके रुके थे और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप मुझे क्यों इरिटेट कर रहे हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं।
तो वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। तो गांधी साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने लफ्ज़ों का हेरफेर करने की कोशिश की। तो उन्होंने ये आगे से बोला कि पाकिस्तान तो बन गया है। तो उन बुज़ुर्गों ने ये बोला कि वहाँ बन गया, हम यहाँ पाकिस्तान चाहते हैं। तो यही हमारी आज भी है।